ये कहानी पाकीज़ा आंचल हिंदी कहानी और कहानी बिद माही के ओनर की अनुमति से अपलोड की जा रही है। तो प्लीज़ इस कहानी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, वरना ओनर की तरफ से स्ट्राइक दिया जाएगा। मैं गुमसुम सी अपनी बहन के कमरे में बैठी हुई थी। मेरी गोद में उसका 1 साल का बेटा सोया हुआ था, जो नींद की आगोश में था। कुछ महीने पहले ही तो हमारी जिंदगी उजड़ गई थी, और आज जो मैंने किया था उसके बाद तो मैं अपनी पूरी दुनिया ही बात कर चुकी थी। मैंने एक ऐसे इंसान को अपने लिए चुना था जिससे मुझे सिर्फ नफरत थी। मुझे वहाँ बैठे ही कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा पति, यानी मेरी बहन का पहला पति, कमरे में दाखिल हुआ। मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वो मुझे देखते ही कुछ नर्म लहजे में बोला, अंतरा जाओ और मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। उसका अंदाज हुक्म चलाने वाला था जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैं तुरंत ही झुंझलाकर बोल पड़ी, मैं तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म पर हामी भरूंगी। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के बेटे के लिए की है, और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझ पर पति बनकर रौब दिखाओगे और मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। याद रखना, मुझे तुम जैसे इंसान दिमाग ठिकाने लगाना अच्छे से आता है। मुझे मेरी बहन जैसा समझने की गलती मत करना, जो मासूम थी और तुम्हारे हर जुल्म को चुपचाप सहती रही। मेरा नाम अंतरा है, और मैं इंसान का दिमाग खींचकर आसमान से जमीन पर पहुंचा देती हूँ। और मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से फुसफुसाते हुए बोली, जबकि वो एक बार फिर से कुछ नर्म लहजे में बोला, मुझे मालूम है कि तुमने ये शादी क्यों की है, और बार बार मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए खाना ला दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। यानी मेरा इतना कुछ कहना भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो मेरी बातों को नज़रअंदाज कर रहा था और मुझसे ये उम्मीद कर रहा था कि मैं उसके काम करूं। मैंने उसके हुक्म को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और एक तरफ को होकर लेट गई, जिससे साफ जाहिर हो गया था कि मैं तुम जैसे इंसान से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझती। उसने 1-2 बार फिर से मेरा नाम पुकारा और खाना लाने की कहा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। मैं लगातार अपने भांजे की थपकी लगा रही थी, हालांकि वो गहरी नींद में था। काफ़ी देर तक पुकारने के बाद वो कमरे से चला गया, जबकि मैंने नफरत से सिर झटक दिया। मुझे उस इंसान से सिवाय नफरत के और कोई रिश्ता नहीं बनाना था। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के लिए आई थी, और अगर मैंने ये शादी की थी तो सिर्फ अपनी बहन का बदला लेने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने मेरी बहन को जितनी तकलीफ दी थी उसे उसका हिसाब भी तो चुकाना होगा। मेरी बहन बेहद मासूम थी और यही इंसान शैतानी फितरत का मालिक था, और मुझे ऐसे लोगों को ठीक करना बहुत अच्छे से आता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब इस इंसान का मेरी बहन के लिए रिश्ता आया था। हमारे घर में रौनक का माहौल था। मम्मी ने कई लजीज पकवान बनवाए थे, क्योंकि जीजू के घर से लोग आ रहे थे। मेरी बहन की तो खुशी छुप नहीं रही थी। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। वो बहुत कम बोलने वाली थी, इसलिए उसकी ये खुशी हम सबको बहुत प्यारी लग रही थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी अपनी बहन को इतना खुश नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद ही उसके ससुराल वाले आ गए थे, और उन्होंने आते ही दीदी को इधर उधर दौड़ा दिया था। कभी पानी लाओ, कभी चाय लाओ, तो कभी शरबत। हम सबको ये हरकतें बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन क्योंकि वो उसके ससुराल वाले थे, इसलिए सब लोग खामोशी से चुपचाप तमाशा देख रहे थे। धीरे धीरे उसकी सास उस पर सवाल करने लगी थी, कहीं तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा, कहीं किसी से सगाई तो नहीं टूट गई, खाना बनाना आता है ना, और कपड़े तो धो लेती हो, या कुछ नहीं आता। जबकि मैं गुस्से से लाल हो चुकी थी। मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। मेरी बहन डर गई थी, जो पहले काफ़ी खुश लग रही थी। अब उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ डर ही था। मेरी मम्मी ही ज़्यादातर सवालों के जवाब दे रही थी कि अचानक ही उसके ससुर बोल पड़े, बहन जी, हमने आपसे सवाल नहीं किया, हमें तो आपकी बिटिया से पूछना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि ये हमें कुछ खास पसंद नहीं करती, तभी हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही। मुझे बेहद गुस्सा आया था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था, क्योंकि वो ससुराल वाले थे और अक्सर ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं।
काफ़ी देर तक वो मेरी बहन से सवाल जवाब करते रहे। फिर खाना वगैरह खाकर हमारे घर से चले गए। मैं जो समझी थी कि अब दीदी बहुत खुश होंगी क्योंकि उनका रिश्ता पक्का हो चुका है, अब वो उदास रहने लगी थी। शायद उन्हें अपना ससुराल पसंद नहीं आया था। उनका अचानक से उदास हो जाना सबको चौंका रहा था। कई बार मैंने दीदी से पूछे हुए तो वो सिर्फ एक ही बात कहती थी, नहीं बस तुमसे जुदा हो रही हूँ इसलिए थोड़ी उदास हूँ, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। जबकि मैं उन्हें समझती थी, अरे पागल, तू इतना उदास क्यों होती हो, तुम्हारे होने वाले पति बहुत अच्छे हैं। हमारे जीजा पृथ्वी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। हर वक्त उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, मोबाइल पर भी अक्सर हमारी नोक-झोंक चलती रहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये व्यक्ति भी अपने घर वालों की तरह ही निकलेगा और मेरी बहन को मारेगा। शादी बड़े अच्छे से हो गई थी और मेरी बहन रोते हुए हमारे घर से रुखसत हो चुकी थी। शादी के कुछ समय बाद ही हम सब समझ गए थे कि सबके ससुराल वाले उसे हमारे घर आने नहीं देते। शादी तो 2 महीने हो गए थे लेकिन ये दीदी एक बार भी घर नहीं आई थी और ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी क्योंकि मेरी सबसे अच्छी दोस्त तो वही थी। जब भी मुझे कोई समस्या होती तो मैं दीदी से ही बात करती थी, लेकिन जब से मेरी बहन की विदाई हुई थी हमारे बीच बहुत फासला आ गया था। मम्मी भी अक्सर यही कहती, न जाने मैंने अपनी बेटी की शादी कहाँ की है कि अब तो उसकी शक्ल देखने को तरस गए हैं। एक दिन हम सब ने बैठकर प्लान बनाया कि चलो हम ही अपनी बेटी के घर चलें। उससे तो आने की ज़रूरत नहीं समझी। मेरे पापा भी तुरंत तैयार हो गए। मैं, मम्मी और पापा हम तीनों ट्रांसपोर्ट से दीदी के घर पहुंच गए थे, लेकिन सामने का दृश्य देखकर हम तीनों ही घबरा गए थे। आपी अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठी थी और जीजू उससे सवाल जवाब कर रहे थे। हम सब हैरान थे कि ये वही जीजा हैं जो दीदी को कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन आज उनकी आवाज़ गली के कोने तक सुनाई दे रही थी। मेरी बहन थर थर काँप रही थी। अभी हम कुछ कहते या अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते, उससे पहले ही दीदी के पति प्रदीप भाई ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। ये देखकर तो मेरी सांसें थम गई थी। मेरी मम्मी और पापा तुरंत ही उनके बीच में आ गए थे, जबकि जीजा हमें अपने घर में देखकर घबरा गए थे। मेरी तो हिचकियाँ बंद गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आदमी मेरी बहन को मारता होगा। वो हमारे लिए बहुत मायने रखती थी, हमारे घर की बड़ी और लाडली बेटी थी। मम्मी पापा उन्हें फूलों की तरह रखते थे और ये आदमी उसे मारता था। आज पहली बार मुझे जीजा से नफरत हुई थी, वरना मैं तो यही कहती थी कि मेरे जीजा लाखों में एक हैं। भले ही उनके परिवार वाले ख़राब हों, लेकिन हमारी दीदी का हमसफ़र तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन आज जब सच्चाई सामने आई तो हमारे होश उड़ गए थे। पापा और मम्मी ने उन्हें बहुत सुनाया और बार बार वजह पूछी, लेकिन वो एक नज़र दीदी को देखकर चुप हो जाते थे, जबकि दीदी लगातार मेरे गले लगकर रो रही थी। मैंने उनसे कई बार पूछा था, क्या हुआ है, तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है, बताओ तो सही, क्या पता हम कोई हल निकाल सकें। लेकिन ना तो उसने कोई बात बताया और ना ही उसके पति ने। मगर हमारे दिल में पृथ्वी भाई के लिए नफरत घर कर गई थी। वक्त बीतता गया और पापा ने सख्ती से कहकर आए थे कि हर महीने एक बार घर जरूर आना पड़ेगा, वरना पृथ्वी हम अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाएंगे। जबकि प्रदीप भाई इस बार भी पापा को देखकर चुप हो गए थे। मुझे एकदम लगा कि जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से चुप हैं। मगर हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कुछ बोलते तो हमारी बहन का ही घर टूट जाता और हम ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे मेरी बहन तलाकशुदा हो जाती। कुछ महीनों बाद हमें खुशखबरी मिली कि मेरी दीदी उम्मीद से हैं, खुशी से वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनकर तो मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं उड़कर सबको अपनी खुशी सुनाऊं। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी जिसकी कोई हद न थी। मेरी बहन माँ बनने वाली थी, यानी मैं खाला। हमारे घर में छोटे बच्चे के आने की खबर थी। हम सब बहुत खुश थे और अगले ही दिन हम दीदी के घर पहुँच गए थे। प्रदीप भाई ने हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया था।
वो लगातार बस यही दोहरा रहे थे कि मेरा भगवान मेरे बच्चे को स्वस्थ पैदा करे। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, लेकिन दीदी मुझे काफ़ी उदास लग रही थी। मैंने कई बार उनसे वजह पूछी तो उन्होंने बस यही कहा कि तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है, बाकी सब ठीक है। लेकिन कुछ था जो उनकी आंखों में साफ नज़र आ रहा था। मम्मी और पापा भी कई बार उनसे पूछ चुके थे, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि कुछ नहीं, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। लेकिन हम कोई पराये थोड़ी थे जो हमें इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाती। वक्त गुजरता जा रहा था और दीदी का बच्चा पैदा हो गया था। बेटे के आने पर तो हमने पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी थी। प्रदीप भाई भी हद से ज़्यादा खुश थे। मैं उनकी खुशी देखकर अपनी सारी नाराज़गी भूल गई और उन्हें गले से लगा लिया। मैंने उनकी आंखों में चमकते आंसू भी देखे थे। इसी वजह से मैं संतुष्ट हो गई थी कि अब मेरी बहन प्रदीप भाई के साथ खुश है। लेकिन जब मैं अपनी बहन से मिली तो सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। वो छिप छिप कर रो रही थी और ये मेरे लिए बेहद तकलीफदेह मंजर था। मैंने उसे सीने से लगा लिया तो वो फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। मैंने कई बार पूछा, दीदी बताओ तो सही, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? क्या तुम्हारे भैया से लड़ाई हुई है? क्या उन्होंने कुछ कहा है? कहीं उन्होंने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया? मैंने कई सवाल एक ही बार में पूछ लिए थे, लेकिन दीदी तुरंत बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनका लहजा लड़खड़ाया हुआ था। न जाने क्यों मुझे इसमें भी जीजू की ही गलती लग रही थी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। शुरुआती दिनों में मैं दीदी के पास ही रही ताकि उनकी देखभाल कर सकूं, क्योंकि ऐसे समय में सिवाय माँ और बहन के कोई और औरत का दर्द नहीं समझ सकता, शायद पति भी नहीं। लेकिन मैं तो हैरान रह गई थी प्रदीप जीजू को देखकर, क्योंकि वो दीदी की इस तरह से सेवा कर रहे थे कि कोई भी देखकर यही समझे कि इन दोनों के बीच बहुत प्यार है। वॉशरूम तक वो उन्हें अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहे थे और मैं तो यही समझी थी कि अब सब ठीक चल रहा है। लेकिन असली सच्चाई तो 1 साल बाद सामने आई, जब दीदी के निधन की खबर हमें मिली। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी रूह को झकझोर दिया हो। हम सब हैरान फौरन दीदी के घर पहुंचे। प्रदीप जीजू सिर अपने हाथों में डाले छोटे से राज को गोद में लिए बैठे थे। मैंने फौरन उसे अपनी गोद में ले लिया। वो मम्मा मम्मा कहकर बहुत जोर जोर से रो रहा था। पापा ने अब प्रदीप जीजू से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो वो रोते हुए पापा से लिपट गए और कहने लगे कि उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, उसके चेहरे की पहचान तक नहीं हो रही है। वो अकेले ही सामान लेने गई थी और एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसकी शक्ल तक बिगड़ गई है। कुछ ही देर में सारे इंतजाम होने लगे। दीदी की डेड बॉडी भी घर पर लाई गई थी। प्रदीप भैया की बात बिल्कुल सच थी, उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। हम सब फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी तो इकलौती बहन थी, इतनी आसानी से तो सब्र भी नहीं आ सकता था। मैंने अपनी बहन की लाश को पकड़कर इतना रोया कि सभी रोने लगे। जब उनका अंतिम संस्कारों के लिए ले जा रहे थे तो मेरी हिचकियाँ पूरे घर में गूंज रही थीं। मैंने रो रो कर कह दिया था कि मैं किसी हालत में अपनी बहन को नहीं जाने दूंगी, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है। कुछ देर बाद सभी ने मुझे संभाल लिया और दीदी की डेड बॉडी को शमशान घाट ले गए। राज मेरे पास ही था, उसकी देखभाल मैं ही कर रही थी। वो मुझे ही अपनी माँ समझ रहा था। मैं उसे अपने साथ ही घर ले आई थी। मुझे नहीं पता था कि पीछे प्रदीप जीजू का क्या हाल है, लेकिन मुझे उस इंसान से सिर्फ नफरत हो रही थी। मुझे हर पल वो याद आ रहा था जब मेरी बहन रोती थी, उसकी आंखों में उदासी रहती थी, उसके ससुराल वालों के ताने याद आ रहे थे। मैंने शादी के बाद कभी उसकी आंखों में खुशी नहीं देखी थी जो एक लड़की की आंखों में होती है। वो हर वक्त ही उदास रहती थी। इसी वजह से मुझे यही लग रहा था कि दीदी की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जीजू हैं। अगर वो सामान लेने गई थी तो उन पर फर्ज था कि वो अपनी बीवी को इस तरह अकेले न जाने देते, लेकिन उन्हें कोई होश ही नहीं था। मम्मी और पापा तो अब भी उनके नाम के गुण ही गा रहे थे। ये कैसे मुमकिन था कि वो बच्चा पूरे सिस्टम को संभाले हुए था। लेकिन मुझे बस गुस्सा आ रहा था। मैं उस इंसान का नाम तक सुनना नहीं चाहती थी। 2 बार मेरी मम्मा से झगड़ा हो गया था कि आप उस इंसान की इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं। वो आपकी बेटी को मारने वाला इंसान है, आप क्यों उसे प्यार दे रही हैं। जबकि मेरी मम्मा का कहना था कि बेवकूफ़ी जैसी बात मत करो, तुम्हारी बहन अपनी मौत
मरी है, ऐसे किसी को इल्ज़ाम मत दो। लेकिन मुझे अच्छा तरह से पता था कि मेरी बहन को मानसिक तौर पर तकलीफ़ देने वाला यही इंसान था, तभी तो मेरी बहन ने ऐसी मौत पाई थी। वक्त गुजर रहा था। दीदी के मौत के 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन दीदी के ससुराल वाले हमारे घर आए। मैं समझी शायद राज से मिलने आए हैं, इसलिए उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई थी। मुझे उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी थी। मुझे तो सभी कसूरवार लग रहे थे। कुछ देर बाद वे लोग जा चुके थे। मुझे नहीं पता था कि वे क्यों आए थे। उनके जाते ही मैं अपने कमरे से बाहर आई और राज को चूमने लगी। इतनी सी देर में ही मुझे राज इतनी याद आई थी कि हद ही हो गई थी। नहीं, मम्मा की तरफ देखकर बोली, आखिर क्यों आए थे ये बदनसीब लोग हमारे घर, और आपने इनके लिए दरवाज़ा खोला ही क्यों? अब बड़ी मोहब्बत जगा रही हैं। पहले तो मेरी बहन और उसके बच्चे को पूछते तक नहीं थे, अब तमाशा लगाने के लिए आ गए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी बिल्कुल चुप थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी खामोश क्यों है। मैं उनके पास बैठ गई क्योंकि मुझे मामला संगीन लग रहा था। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, मम्मा क्या हुआ है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए। आखिर ये लोग हमारे घर क्यों आए थे? मेरे सवाल पर मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और धीमे लहजे में बोली, एक बहुत ज़रूरी काम से आए थे। मुझे इसमें कोई परेशानी नज़र नहीं आई, लेकिन तुम्हारे पापा से राय लेना ज़रूरी है, और खैर तुम्हारी राय तो सबसे अहम है। मैं एक पल के लिए हैरान रह गई थी। मुझे उनकी बात का थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया था, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं उनकी बातों को धैर्य से सुन रही थी। मेरी मम्मा कहने लगी, देखो बेटी, एक न एक दिन तो तुम्हें इस घर से विदा होकर जाना ही है, और तुम्हें पता है ना कि राज तुमसे कितना जुड़ा चुका है और तुम्हारे अंदर ही अपनी माँ ढूंढता है। इसलिए उसकी दादी का कहना है कि वे तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। मैं अपनी माँ को एकटक देख रही थी। वो आगे बोली, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रदीप अच्छा लड़का है। उसने कभी तुम्हारी बहन को तकलीफ नहीं पहुँचाई, बल्कि उसने उसका खुद ही से ज़्यादा ख्याल रखा था। इसलिए मैं सोचा है कि क्यों ना अपने राज के लिए तुम्हें प्रदीप की दुल्हन बना दूं, ताकि मेरा नवासा सुकून से रह सके। मैंने उसकी बात सुनते ही एकदम गुस्से में कहा, ये आपकी भूल है मम्मा कि मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी भी राज के लिए कुंवारी रहना पड़े तो मैं रह लूँगी, लेकिन मैं उस इंसान से कभी नहीं शादी करूँगी। ये मेरी बहन का कातिल है। जबकि मेरी मम्मा ने मुझे समझाते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेवजह शक कर रही हो। मुझे तो प्रदीप में कोई खराबी नज़र नहीं आती। उसने जितना ख्याल तुम्हारी बहन का रखा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहन उसका इतना ख्याल रख सकती थी। और तुम भी तो ये सोचो कि कहीं प्रदीप ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो हमारा राज तड़प जाएगा, कोई भी उसे प्यार नहीं करेगा, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम उससे वाकई प्यार करती हो तो तुम्हें ये कुर्बानी देनी चाहिए। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मम्मा की बात वाकई सही थी। अगर राज के पापा यानी प्रदीप भाई ने शादी कर ली तो उसे ना बाप का प्यार मिलेगा ना माँ का। मेरा भांजा तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हार मानकर मैंने मम्मा को अपनी रजामंदी दे दी थी। लेकिन ये सब मैंने सिर्फ एक बदले के लिए किया था। मैंने ठान लिया था कि जिस तरह उन्होंने मेरी बहन को सताया था, मैं भी उन्हें उसी तरह हर पल सताऊंगी। जिस तरह से मेरी बहन उनके साथ खुश नहीं थी, मैं भी उन्हें खुश नहीं रहने दूंगी। मेरी मासूम बहन की ज़िंदगी जैसे बर्बाद हुई थी, मैं उन्हें भी दरबदर कर दूंगी। हमारी तरफ से रजामंदी मिल गई थी और वे लोग 4 लोगों के साथ आए थे और सादगी से मेरी विदाई करके अपने साथ ले गए थे। मेरे कई अरमान थे, लेकिन मैं ये अरमान उस इंसान के साथ पूरे करना ही नहीं चाहती थी। शादी की पहली रात घर में घुसते ही मेरी सास ने राज को अपनी गोदी में लेना चाहा था। मैंने तुरंत वजह पूछी तो कहने लगी, अरे पागल लड़की, आज तुम्हारी सुहागरात है, अपने पति के साथ मनाओ। क्या इस बच्चे को साथ रखकर अपने पति का मूड खराब करोगी? ये बात सुनते ही मेरा तन बदन जल उठा। मैंने फौरन गुस्से में बोली, अपनी हद में रही। अब मुझे ये सब बातें बताने वाली कोई नहीं है।
आज तो मैं आपको कुछ नहीं कह रही, लेकिन आगे से मैं चुप नहीं रहूँगी। मेरा अंदाज काफ़ी सख्त था, जबकि वो एकदम घबरा गई थी और राज को मेरी गोद में छोड़कर अपने कमरे में चली गई थी। मैं धीरे धीरे कदम रखते हुए अपनी बहन के कमरे में गई और उनके बिस्तर पर बैठ गई। मुझे उस कमरे में अपनी बहन की खुशबू आ रही थी। मेरी आंखों में बेअख्तियार आंसू बह निकले थे। कुछ दिन पहले इस कमरे में मेरी बहन थी और आज मैं उसकी जगह मौजूद थी। ये लम्हा मेरे लिए काफ़ी तकलीफदेह था। राज मेरी गोद में ही सो चुका था। मैं उसे एक तरफ लिटा दिया और अपनी बहन के कमरे को गौर से देखने लगी। मैं बहुत गुमसुम थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बैठे बैठे हमारे साथ ये सब क्या हो गया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन के वो दिन घूम रहे थे जब उसकी शादी होने वाली थी। अचानक ही दरवाज़ा खटखटाया गया। मैं जो अभी अपनी सोचों में गुम थी, तुरंत बाहर आई। मेरे पति यानी प्रदीप कमरे में दाखिल हुए। मैंने उस इंसान को नफरत भरी नज़रों से देखा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी के अभी उसका चेहरा नोच लूं, उसका खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दूं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं थी। वो मेरे करीब ही बैठ गया। मैं चुपचाप सिर झुकाए बिस्तर पर बैठी चादर के फूल पर अपनी उंगली फेर रही थी। वो मुझे देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ अंतरा, तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और मुझे ये भी पता चला है कि तुम मुझे कसूरवार समझती हो कि मैंने तुम्हारी बहन का कत्ल किया है। लेकिन देखो, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो उस सब के बिल्कुल उल्टा है जो तुम्हें नज़र आता है। वो सब कुछ झूठ पर आधारित है। तुमने कभी भी अपनी बहन की उदासी को समझने की कोशिश नहीं की थी और तुम यही समझती रही कि मैं ही तुम्हारी बहन को उदास कर रखा है। लेकिन वो अभी कुछ और कह कि मैंने तुरंत उनकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं। मुझे ये नहीं जानना कि मेरी बहन उदास क्यों रहती थी और उसे क्यों उदास किया जाता था। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। मैं आपको आज ही सारी बातें साफ बता देती हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने भांजे के लिए की है और आपसे कोई उम्मीद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको आपका हक दूंगी या फिर आपके सारे काम करूंगी। अगर आपकी सोच ऐसी है तो जल्दी ही उसे निपटा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मुझे मेरी बहन की तरह मत समझिएगा। मैं बहुत बुरी हूँ। अगर कोई मुझसे ज़रा सा उलझता है तो मैं उसकी आखिरी नस्ल तक से उलझ जाती हूँ। इसलिए मुझे मासूम समझकर दबाने की कोशिश मत करना। ये बोलकर मैं अपने भांजे के करीब ही लेट गई थी, जबकि काफ़ी देर तक मुझे अपने पति की निगाहों की तपश अपनी पीठ पर महसूस होती रही। मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे डर भी था कि कहीं ये इंसान अपना हक इस्तेमाल करके मेरे करीब ना आ जाए, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। शायद वो मेरे लहजे से डर गया था। अगली सुबह काफ़ी रोशन साबित हुई थी। उसने मुझे सुबह का नाश्ता करने के लिए साथ चलने को कहा था, लेकिन मैंने उठने की जहमत ही नहीं की थी। अब मैं उसे हर वक्त परेशान करने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर इतना लड़ती थी कि वो कमरे से बाहर चला जाता था और मुझे तभी सुकून आता था, क्योंकि ये इंसान जब भी मेरे करीब होता तो मुझे सिवाय गुस्से के और कुछ महसूस नहीं होता था। वक्त गुजर रहा था और मेरी उससे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता था। आज भी वो मुझसे खाना मांगता रह गया, लेकिन मैंने उसे एक निवाला भी नहीं दिया था। उसके चले जाने के बाद मैं बिस्तर से उठी थी। आज मैं दीदी की अलमारी देखना चाहती थी। मेरी शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मैंने अभी तक इस कमरे की किसी भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया था। मेरा सामान भी सूटकेस में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मैंने यही सोचा कि दीदी के कपड़े निकाल कर सूटकेस में रख दूंगी और अपने कपड़े अलमारी में सजा दूंगी ताकि मुझे आसानी हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज मेरी आंखों के सामने क्या आने वाला है। आज मैं क्या देखने वाली हूँ। मैं धीरे धीरे दीदी की अलमारी को समेटने लगी थी कि कपड़ों के बिल्कुल कोने में मुझे एक लाल रंग की डायरी नजर आई। एक पल के लिए मेरा दिल काँप सा गया था। मेरे दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी थी। दीदी को डायरी लिखने का बहुत शौक था। वो रोज़ रात को अपने साथ हुए तमाम वाक़यात को डायरी में उतारती थी। मैं उनकी इस बेवकूफ़ी भरी हरकतों पर बहुत हंसती थी,
लेकिन वो मुझे यही कहती थी कि उसे ये सब करना बहुत पसंद है। उसका मानना था कि दोस्त बनाना सबसे बेकार काम है, क्योंकि किसी इंसान को राज दो तो डर होता है कि कहीं वो किसी को बता न दे, लेकिन अगर किसी किताब में अपने राज लिखूं तो वो कुछ नहीं बोलेंगी बल्कि अपने अंदर राज रखेंगी। इसलिए मैंने किताबों को दोस्त बनाया हुआ है। मैं बिस्तर पर राज के करीब ही बैठ गई थी। मैंने डायरी खोली तो पहले पन्ने पर एक बड़ा सा दिल बना हुआ था। मैं उसमें दीदी का नाम और नीचे एक विनोद का नाम लिखा हुआ था। मैं काफ़ी हैरान हुई थी। मेरे सोचों के मुताबिक तो यहाँ पर प्रदीप जीजू का नाम होना चाहिए था, लेकिन किसी अजनबी इंसान का नाम देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। ये लिखावट मेरी दीदी की ही थी। वो वही शब्दों को घुमा फिरा कर लिखने की आदत थी। मेरा दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से सोचें घूमने लगी थी और जैसे ही मैंने पन्ना पलटा तो मेरे होश उड़ गए थे। उस किताब में एक तस्वीर थी जिसमें एक अजनबी चेहरा मौजूद था। नीचे एक प्यार भरा शेर लिखा हुआ था। मैंने आगे के पन्ने पलटे तो वहाँ एक पूरा सीन लिखा हुआ था कि आज मैं विनोद से मिली। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि शादी के बाद मेरी मुलाकात उससे हो ही होगी। मुझे तो लग रहा था कि मैं अब उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी, ना ही उसका चेहरा देख पाऊंगी। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी कि उस वक्त मैं कितनी खुश थी। मेरा गला सूखता जा रहा था। जैसे जैसे मैं पूरी डायरी पढ़ती जा रही थी, मेरी हथेलियां नम होती जा रही थीं। आखिर में दीदी भी बहुत दुखी थी। उन्होंने लिखा था कि मुझे विनोद नहीं मिला सकता। उसने साफ कहा है कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम अपना हक किसी और को दे चुकी हो। प्रदीप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते, लेकिन इसके बावजूद मैं विनोद को चाहती हूँ, उससे शादी करने की ख्वाहिश रखती हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी। मैंने अपने सूखे पड़े होठों पर जवान फेरी थी। आगे लिखा था कि मैं गर्भवती हूँ। मैं विनोद को कैसे बताऊंगी, जबकि प्रदीप तो खुशी से पागल हो चुका है। मुझे जमीन पर पांव रखने भी नहीं दे रहे हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी, मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। मैं कितनी गलत अपने जीजू के बारे में सोचती रही थी, जबकि मेरी बहन ही गलत चीज़ों में शामिल हो चुकी थी। आखिरी पन्ने पर जो सच्चाई लिखी थी उसे पढ़कर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। लिखा था, आज मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मैं राज को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत को हासिल करना है और मैं प्यार पाने के लिए आखिरी हद तक जाऊँगी। मैं और विनोद ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। सबको यही लगेगा कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं विनोद के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी बिताऊंगी और इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलने दूंगी। वो मेरा है और मैं विनोद को हासिल करके ही दम लूँगी। जबकि कुछ पीछे के पन्नों पे लिखा था कि आज मुझ पर प्रदीप ने हाथ उठाया है, उसे मेरे प्यार भरे खत मिल गए हैं। वो मुझसे सवाल कर रहा था। मेरा हाल बहुत बुरा था, लेकिन मम्मी पापा आ गए थे और उन्होंने मुझे बचा लिया था। मैंने वो किताब बंद करके पास रखी अलमारी पर रख दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मेरी बहन जिंदा थी? क्या वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए घर से भाग गई थी? क्या उसे इतना भी ख्याल नहीं आया कि उसका बच्चा सिर्फ 1 साल का है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है? उसका पति उससे मोहब्बत करता है तो भला उसके बिना कैसे रहेगा? लेकिन उसने किसी की भी परवाह नहीं की थी और खुद को सबके सामने मरा हुआ साबित करके वो हम सबको छोड़कर चली गई थी। रात देर से प्रदीप कमरे में आए थे। मैं बिल्कुल गुमसुम लाइट बंद करके बैठी हुई थी। राज मेरे करीब ही गहरी नींद में सो रहा था। वो अंधेरे में ही रास्ता टटोलते हुए बिस्तर तक पहुँचे थे और मुझे बैठा देखकर उन्होंने फ़ौरन लाइट जला दी थी और मुझे देखते हुए बोले, क्या हुआ अंतरा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? न जाने मुझे क्या हुआ था कि मैं रोते रोते प्रदीप के गले लग गई थी। मेरी हिचकियाँ बंद हो चुकी थी। वो मुझे लगातार थपथपा कर चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा हाल बहुत बुरा था। मैंने दिन में हुए तमाम वाक़यों के बारे में रोते रोते सब कुछ बता दिया था और वो सारी दास्तान सुनने के बाद प्रदीप बिल्कुल चुप हो गए थे। और जब मैंने उनसे चुप रहने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी दीदी को दफनाने के बाद ही उन्हें सारी सच्चाई का पता चल गया था। जिस तरह से तुमने वो डायरी पढ़ी थी, वैसे ही मैंने भी वो डायरी पढ़ ली थी। और जब मुझे ये बात मालूम हुई कि तुम्हारी दीदी जिंदा हैं,
तो मैंने फ़ौरन ही तुम्हारी बहन की खोज शुरू की थी और उसके कहे के बिल्कुल मुताबिक वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़कर चली गई थी। मैंने कई बार उसे समझाया था कि तुम अब गलत कर रही हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, विनोद को भूल जाओ, वो तुम्हारे नसीब में नहीं था। अगर वो तुम्हें मिलना ही होता तो बहुत पहले मिल जाता। वो तुम्हारे लिए रिश्ता क्यों नहीं लाया, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं थी। और जब मैंने तुम्हारी बहन की जांच पड़ताल करवाई तो पता चला कि वो विनोद के साथ उसी के घर में रह रही है, वो भी बिना किसी रिश्ते के। मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दिया है, उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं। मुझे तुमसे भी डर लगता था कि कहीं तुम भी अपनी बहन की तरह ही ना निकलो, इसीलिए शादी से पहले मैंने तुम्हारी पूरी छानबीन की थी। लेकिन तुम उन कामों में शामिल नहीं हो, बस तुम्हें मुझसे नफ़रत थी और मुझे पता था कि एक दिन मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारी नफ़रत को हरा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उससे पहले ही तुम्हारे हाथ वो सच्चाई लग जाएगी। जबकि मैंने रोते रोते प्रदीप से माफ़ी मांगी थी। बाकी जो मंजर हमें दिखाए जा रहे थे वो कभी कभी सच नहीं होते, उनके पीछे भी बहुत बड़ी कहानियाँ होती हैं, लेकिन हम नादान लोग उन सब चीज़ों को देखते ही नहीं, बल्कि जो दिखाया जा रहा होता है उसी पर यकीन कर लेते हैं। आज मैं प्रदीप का साथ पाकर बहुत खुश हूँ, जबकि राज भी मुझे माँ बोल बोल कर नहीं थकता। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और अब भी मैं कई बार प्रदीप को अपने लिए उदास देखती हूँ तो मेरा दिल कट सा जाता है, लेकिन अब वो मेरे साथ खुश है और मैं उसका साथ पाकर बहुत खुश हूँ। मेरी माँ का फैसला बिल्कुल सही था। वो लोग बिल्कुल ठीक कहते थे कि प्रदीप एक अच्छे इंसान है और उन्होंने मेरी बहन को बहुत सुख में रखा हुआ था, लेकिन मेरी बहन को ही सुख नसीब नहीं हुआ था। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।